मैं एक कैंसर सर्जन हूं। पिछले 30-32 सालों से मैं कैंसर की सर्जरी कर रहा हूं। इन दिनों में मैंने बहुत सारे पेशेंट्स देखे, लेकिन इनमें से कुछ पेशेंट्स ऐसे थे जिनको मैं मिराकुलस पेशेंट्स कहता हूं। कैंसर का डायग्नोसिस, कैंसर की ट्रीटमेंट होने के बाद 20-25 साल उन्होंने इतने आनंद से गुजारे हैं। ये वो कैसे कर पाए? ये राज अगर आप जानना चाहते हैं तो देखते रहिए हमारी श्रृंखला मिराकुलस पेशेंट्स। नमस्कार, मैं डॉक्टर शेखर कुलकर्णी। मिराकुलस पेशेंट्स की श्रृंखला के नए भाग में आपका स्वागत। और आज की हमारी मेहमान है जिनसे हम बातचीत करने वाली है मिसेस पल्लवी गद्रे। आपका भी स्वागत। नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। तो आपको ब्रेस्ट कैंसर का निदान हुए कितने साल हुए? 18 साल हुए। तो इन 18 सालों का ये आपका जो सफर था वो कैसे था? काफी जटिल था, काफी चैलेंजिंग था और थोड़ा दर्द भरा भी था, क्योंकि 2006 की बात है। 31st की हमारे घर में पार्टी हुई थी। सब लोग काफी खुश थे और पार्टी चल रही थी, खाना पीना मौज मजा सब चल रहा था। और उसके तुरंत 4 दिन के बाद ही मैं जब कपड़े चेंज कर रही थी तो मुझे अचानक ऐसे फील हुआ कि मेरे राइट ब्रेस्ट में छोटी सी गठान है। तो मैं कॉन्शियस थी, क्योंकि मेरी मामी जो नागपुर में रहती है उसको 2004 साल में ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। हाँ। तो थोड़ा बहुत आइडिया थी वो कि ऐसा कुछ हो सकता है। आपकी उम्र कितनी थी तब? मेरी थी 46। 46। तो वो जो गठा मुझे हाथ में लगी तो मैंने थोड़ा कॉन्शियस होके घर पे ही खुद ने चेक किया, क्योंकि सेल्फ एग्जामिन के बारे में भी मैंने सुना था। और पढ़ा भी था थोड़ा। और मामी ने भी मुझे बताया था, हम लोगों को, घर के लोगों को, जो लेडीज थी, कि उन्होंने बोला था कि आप लोग कॉन्शियस रहिए, क्योंकि मेनोपॉज की स्टेज में ये गठान आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ऐसे डॉक्टर ने उनको भी बताया था। तो उन्होंने हम लोगों को भी अवेयर किया था, मामी ने। जब आपको ये गठान हाथ को लगी तो आपको क्या महसूस हुआ? मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, दर्द वगैरह कुछ मन नहीं में क्या? था। मन पे दर्द तो लगा ही। आपको लगा कि ये कैंसर हो सकता है? हाँ, हो सकता है। इसलिए मैं तुरंत उसी दिन, जिस दिन मुझे पता चला, घर में मैं अकेली थी, लेकिन मैं तुरंत, हमारी फैमिली डॉक्टर लेडी डॉक्टर ही थी, इसलिए मुझे कोई संकोच नहीं था बताने में। मैं तुरंत गई, चेक किया उन्होंने। तो उन्होंने ये कहा कि कोई भी गठान हो शरीर में, ये कैंसर की होगी ऐसे कोई ये हो नहीं सकता। शादी भी हो सकती है, लेकिन चेक करना बहुत जरूरी है। तो तुम जाके आज के अभी सोनोग्राफी करो। उन्होंने मुझे जरा भी टाइम नहीं दिया। उन्होंने कहा ये जो चीज है इसके लिए टाइम वेस्ट मत करो, तुरंत जाओ। और यानी फैमिली डॉक्टर कैसा होना चाहिए, कैसा आदर्श होना चाहिए, उसका उदाहरण वो लेडी थी। उन्होंने मुझे घर पे भी जाने को नहीं बोला। उन्होंने ड्रावर में से पैसे निकाले, उन्होंने कहा तुरंत अभी के अभी जाओ। मैंने कहा बाप रे, इतने तुरंत कैसे? कोई भी नहीं है साथ में, मेरी बच्चियां भी स्कूल गई है और मम्मी भी अकेली घर पे। तो उन्होंने कहा किसी को बुला दो ना, और घर पे मत जाओ, अभी के अभी जाओ। इन्हें इतना उन्होंने मुझे दौड़ाया कि उनको लगा होगा। हाँ, उनको थोड़ा डाउट लगा होगा, तो उन्होंने कहा कि टाइम क्यों वेस्ट करना। तो मेरी लकीली मैं घर आने से पहले, कितनी बड़ी गठान थी वो? बिल्कुल छोटी थी। छोटी थी? हाँ, बिल्कुल बेर का ये रहता बीज, उतना आकार की थी। फिर भी उन्होंने कहा अभी क्या भी करो। वेरी गुड। और दोपहर में जाके उसी दिन, जिस दिन मैंने चेक किया, उसी दिन सोनोग्राफी की। और उन्होंने तुरंत उनको बोला डॉक्टर, क्योंकि अभी रिपोर्ट लिया आज शाम को ही, कल भी नहीं, आज शाम को 6 बजे के पहले, लैब बंद होती है उसके पहले मुझे रिपोर्ट चाहिए। और लकीली उस दिन डॉक्टर के पास भीड़ भी कम थी, मेरा नंबर भी जल्दी लगा, 1 घंटे के अंदर सोनोग्राफी होके मैं घर पे आ गई 3 बजे। और तुरंत 6 बजे रिपोर्ट भी आ गई थी। तो मेरी कजिन वो मेरे घर पे आई थी शाम को, तो वो बोले तुम मत जाओ रिपोर्ट लेने, मैं जाती हूँ। और उसी दिन, यानी एक ही दिन में क्या क्या हुआ, उस दिन शाम को ही वो रिपोर्ट लेके मैं डॉक्टर के घर गई, फैमिली डॉक्टर के पास। तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा ऐसे कुछ सीरियस तो लगता नहीं है, फिर भी मेरे को लग रहा है थोड़ा डाउट कि ये कैंसर की हो सकती है। तो अभी क्या, अभी तुम स्पेशलिस्ट सर्जन को बताओ। तो मैंने कहा मुझे तो यहाँ की कोई आइडिया नहीं है, कभी कुछ ऐसे काम ही नहीं पड़ा। तो उन्होंने कहा ठहरो, उन्होंने डायरी निकाली,
4-5 फोन घुमाए, लकीली एक नंबर लगा, तो उन्होंने अपॉइंटमेंट ली, खुद ने अपॉइंटमेंट ली और बोला आज अभी के अभी उनके पास जाओ, तब तक वो क्लिनिक बंद नहीं करेंगे। वो सिर्फ आपकी फैमिली डॉक्टर थी या कोई रिश्तेदार भी थे? नहीं, फैमिली डॉक्टर सिर्फ थी। फैमिली डॉक्टर। लेकिन काफी सालों से हम लोगों का अरे वाह। संबंध रहा है और मेरी बच्चियां जब से मैं यहाँ वहाँ रहने आई तब से मेरी बच्चियों को मैं और वहाँ ले सचमुच जाती। वो फैमिली डॉक्टर। यस, तो कैसे, तो उन्होंने मुझे तुरंत उसी दिन बोला कि अभी के अभी जाके तुम चेक करवा। एक दिन में सब कुछ हो गया। शाम को मैं क्लिनिक में थी सर्जन के, उन्होंने मुझे एक ही बात बोली कि अभी टाइम वेस्ट करने से, वो टेस्ट सीरिंज ये करने से डायरेक्ट ऑपरेट ही करेंगे अपन, उसके बाद देखेंगे कि ये कैंसर की है शादी है। तो अब ये इतना जल्दबाजी में सब फास्ट हुआ कि मुझे भी सोचने का मौका नहीं मिला कि क्या करें। अब शाम तक ये सब हो गया था, तो दूसरे दिन फिर मैंने घर पे बताया। तो आप एक ही दिन में इतनी सब चीजें हो रही थी, तो उस दौरान आपके मन में क्या हो रहा था, क्या गुजर रहा था? मैं सच में बताऊं कि हमें ब्लैंक थी बिल्कुल, आपको जो चल रहा था, जो सब बोल रहे थे मैं करती जा रही थी। लेकिन आपको शंका हो रही थी कि हाँ, कैंसर थोड़ा हो सा सकता डर है, तो था ही। इतने जल्दबाजी में हाँ, चल रहा है सब, डर तो लेकिन था आपको ही। डर नहीं लगा? डर थोड़ा लगा, थोड़ा लगा। पर लकीली मेरे जो जेठ है, जो मुंबई में रहते, वो फार्मासिस्ट है। हाँ। तो उनको काफी इस बारे में आइडिया हाँ। होना चाहिए था। तो मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा ऐसे ऐसे हुआ है और मेरी रिपोर्ट अभी आई है, मैमोग्राफी की आई है, और यदि कुछ हो गया तो मुझे ये सब करना पड़ेगा आगे की ट्रीटमेंट। तो उन्होंने कहा रुको, ऐसे डरने के बाद उन्होंने मेरे को बहुत दिलासा दिलाया। मुझे बोला इतने जल्दी दिमाग में कुछ लाओ ना कि कैंसर है ये वो, शादी भी गांठ हो सकती है, हार्मोनल चेंजेस के कारण भी गांठ डेवलप होती है। तो ठीक है, मैं भी बात करूंगा डॉक्टर से, मैं खुद मिलूंगा उनसे और तुम शांति से बाकी की चीजें करो। तो दूसरे दिन फिर डॉक्टर ने मुझे सब लिस्ट दिया क्या क्या चेक करना है, लैब के टेस्ट थे, कुछ इको टेस्ट थे, सब कुछ 4 दिन में, और मुझे फिर ऑपरेशन करेंगे। तो टेस्ट में आया, जो लैब में भेजा था उसकी रिपोर्ट आई 5-6 दिन बाद, तो उसमें वो पॉजिटिव निकला था। तो फिर उस टाइम आपको क्या मन में हुआ कि अभी तक तो आशंका थी, अब तो ये पेपर पे आ गया, हाँ, तो क्या लगा? तो शॉक तो हुआ। शॉक हुआ? यस, अच्छा। शॉक हुआ था कि अब सबको कैसे बताएं, घर में कैसे बात किए, मम्मी को कैसे बताएं, क्योंकि मम्मी भी बुजुर्ग थी और मैं और मेरी बच्चे और मम्मी रहते थे। तो फिर मेरी बड़ी बहन है, वो बहुत हिम्मत वाली है, उसको मैंने नागपुर में फोन लगाया कि ऐसे ऐसे हुआ है और मेरा शायद ऑपरेशन 4-5 दिन में ही हो जाएगा। तो मतलब वो पहले बायोप्सी हुई थी, अब बड़ा ऑपरेशन? हाँ, फिर बड़ा ऑपरेशन। तो मेरी बहन ने बोला कि ठीक है, अब जो हुआ है उससे तो अपन कोई चॉइस नहीं है, जो डॉक्टर कहेंगे वैसे करना है, सब मैं आ रही हूँ। वो तुरंत निकली, आई, फिर भाई को बुलाया, इंदौर से भाई भी आया मेरा। फिर भाभी ने मम्मी को नहीं बताया था, भाभी को भी आइडिया मिल गया था, पर मम्मी को ज्यादा अभी बताया नहीं था, लेकिन ऑपरेशन के एक दिन पहले बताया। और मेरी दोनों बच्चियां थी, दोनों, बड़ी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में थी बीएससी, और छोटी जो थी वो भी 11th में थी। तो उन लोगों को भी आइडिया दे दिया था मेरी बहन ने। तो ये आपका ऑपरेशन हो गया, फिर हाँ, क्या कीमोथेरेपी हुई? हाँ, कीमोथेरेपी, फिर रेडिएशन हुआ या और कुछ? रेडिएशन भी हुआ? डॉक्टर ने बोला था, मैंने सब फैमिली को सामने बुला के कि ब्रेस्ट निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप डिसीजन लीजिए कि ब्रेस्ट निकालना है या नहीं निकालना, दोनों का रिजल्ट सेम ही है, ये आप पे है कि क्या करना है। वो आखिरी वक्त उन्होंने ऑपरेशन के बिल्कुल जस्ट पहले तो आपने क्या निर्णय लिया? मेरी सिस्टर ने लिया, बड़ी सिस्टर ने, मैं तो अंदर थी। तो बड़ी सिस्टर ने निर्णय लिया, उन्होंने कहा नहीं, यदि ऐसा है, रिजल्ट सेम है तो जरूरत नहीं है, और कुछ हुआ तो आगे हम फिर ये तो करेंगे। ब्रेस्ट बचाने का आपने निर्णय लिया? ब्रेस्ट बचाने का निर्णय लिया। फिर रेडिएशन हुआ? हाँ, रेडिएशन 30। उसके बाद आपने ये सफर कैसे तय किया? रेडिएशन के बाद, क्योंकि अभी तक का जो हिस्ट्री है ये सबकी हाँ सेम ही होती, थोड़ी यहाँ वहाँ से सेम है। रेडिएशन के बाद थोड़े दिन तो मुझे काफी वीकनेस थी, थोड़ा थकान भी बहुत लग रही थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे डाइट वगैरह शुरू हो गया, थोड़ी भूख लगने लग गई,
तो थोड़ा मैंने घर का काम भी धीरे धीरे शुरू किया। और फिर जैसे ही सबका रूटीन शुरू हो गया, मेरी लड़की अभी अपने अपने रूटीन में चली गई, भाई चला गया वापस, उसको भी छुट्टी खत्म हो गई थी, और मेरी सिस्टर भी 15 दिन थी, 15-20 दिन थी, वो भी वापस। बरोबर। फिर मम्मी और मैं, हम लोग थे। तो मैं सोचने लगी कि अब जब जब शांति रहती तब हमारे दिमाग में कुछ विचार आने लगते, अब क्या होगा, मैं ठीक होंगी या नहीं होंगी, मेरी बच्चे अभी छोटी है। तो मैंने एक बार डॉक्टर से पूछा था कि मेरी लाइफ कितनी है, मैं कितने साल तक जी सकती हूँ। तो मुझे याद है वो उनका, यानी जो उन्होंने जवाब मुझे दिया था कि आप सिर्फ, यानी लड़कियों की शादी नहीं देखोगे, आप दादी नानी भी बनोगी, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। मैं लिख के दूं क्या आपको स्टैम्प पेपर पे। तो वो बात मुझे इतनी शक्ति दी उस बात ने, कि उसके बाद वो जो बोलते हैं ना, हिंदी में कहावत है, डर के आगे जीत है, वैसे मेरा हुआ कि डर के आगे जीत है, बस अब इससे बाहर निकलना है। तो धीरे धीरे फिर मेरा जो शौक था कि मुझे ऐसे जैसे कुछ अच्छे लेक्चर सुनना या संगीत है, बहुत अच्छा, यानी मैं जैसे कीमो लेते वक्त भी मोबाइल साथ में रखती थी, तो गाना या गाना सुनती थी, कुछ अच्छा, और भी लेक्चर्स किसी के रहते थे, अच्छे वक्ता रहते थे, उनसे सुनती थी, और गप्पे मारना। और मैं लकी इस बात के लिए थी कि मेरे साथ जो भी कीमो में मेरे साथ कोई ना कोई रहता ही था दिन भर। तो मेरा एक मौसी का लड़का था, वो बहुत यानी हंसमुख मजाकिया स्वभाव का, और इन्फोसिस में यहाँ जॉब करता, यंग लड़का था एकदम, 25-26 साल का। वो हमेशा बोलता, दीदी आपकी जब भी कीमो मैं आ जाऊंगा। तो मैंने कहा कि तुम्हारी सर्विस है, तुम काम करने वाले, तुम तो क्या वो लैपटॉप लेके बैठूंगा तुम्हारे पास। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छा ये तो टाइम पास बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो जब मेरे बाल झड़े सेकंड कीमो के वक्त, तो मैं थोड़ी सी नर्वस थी, और मम्मी और मैं उस दिन सबसे ज्यादा रोए। जिस दिन मैं कंघी करने गई और ऐसे बाल नीचे जमीन पे गिरने लगे, तो मम्मी को इतना शॉक हुआ। उस समय उनका आइडिया थी सब कि ऐसे होने वाला है। उस दिन हम जी भर के रो। मैंने मम्मी को बोला, आई को, कि आज तुमको जितना रोना है तुम रो लो, उसके बाद आंखों में से पानी नहीं आना चाहिए। तो उन्होंने कहा हाँ, उन्होंने दिल पे पत्थर रखा था इतने दिन। आपने लड़की को ऐसे हालत में देखना किसी माँ के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद से हमने सोच लिया कि नहीं, अब घर का जो एटमॉस्फेयर है वो भी हेल्दी रखना है, खुशी भरा रखना है। इसके आगे किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए कि घर में कोई पेशेंट है। ऐसा माहौल हमारे घर में था। वेरी नाइस। टीवी आपने देखते थे। जानबूझकर सोच समझकर ये बिल्कुल, सब किया था। बिल्कुल। हाँ। और जब भी मुझे ताकत आती थी कीमो के बाद, तो हम लोग नाटक देखने भी जाते थे, सिनेमा देखते थे। कीमो के पहले भी होटल में, फिर कुछ जो भी मेरे को सूट होता था, गरम सूप पीना, कुछ गरम चीजें खाना, वो बच्चों को लेके मैं जाती थी, मम्मी भी जाती थी। और मतलब छोटी छोटी चीजों का हाँ, आनंद लेने से आप नहीं चूकी। बिल्कुल। और इतना नॉर्मल रखा था पूरा एटमॉस्फेयर। सिर्फ अब जैसे बाल झड़ते हैं, स्कार्फ पहनते हैं, तो लोग सोचते हैं। एक दो बार तो ऐसे मजेदार किस्से हुए मेरे साथ कि किराने की दुकान पे, जो हमेशा के पास की थी, वहां गई तो उन्होंने मुझे पूछा, उनकी वहां की एक महिला ने, कि आप बालाजी गई थी क्या, अभी बाल उतार के आई क्या, आपका कुछ ये था क्या, मिन्नत था। मैंने कहा हाँ, मन्नत थी मेरी। ये एक किस्सा था। और दूसरा एक किस्सा था कि हम बच्चों को लेके कहीं गए थे शॉपिंग, और रिक्शा मिल नहीं रहा था, काफी देर से रिक्शा नहीं मिल रहा था, 20-25 मिनट के। मैं भी थक गई थी, क्या करे समझ में नहीं आ रहा था, शाम का वक्त था, बहुत ट्रैफिक था। तो सामने से एक ऐसा थोड़ा बुजुर्ग रिक्शे वाला आया। उसने कहा कि मैं देख रहा हूँ आपको, काफी देर से आप लोग खड़े हैं, कहाँ जाना है आपको। तो मैंने कहा ऐसे कोथरूड जाना है। तो आओ मैं आपको बिठाता हूँ। मैंने कहा चलो थैंक यू, आप भगवान जैसे हमको मिले। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं देख रहा हूँ, आप बालाजी के दर्शन करके आइए ना, मुझे भी पुण्य लगेगा, मैं आपको घर पे पहुंचाऊंगा। तो ऐसे ऐसे यानी किस्से हुए कि अपने को यानी उसमें से एक जीत और आती है कि लोग कितने इनोसेंट है, कि वो यही नहीं जानते हैं कि मुझे क्या हुआ है, लेकिन उनकी जो भाव है
या वो जो बोल रहे हैं वो कितने यानी साफ दिल से बोल रहे हैं, इस बात की बहुत खुशी होती थी। तो ऐसे, और मेरा जो मासी का लड़का मेरे साथ रहता था कीमो के लिए, जब मेरे बाल पूरे झड़ गए तो वो मजाक में उसको, वो यंग था लेकिन उसको ऐसे बीच में सर पे बाल नहीं थे, ऐसे टक्कल बोलते वैसे था। तो मेरे को मजाक में बोलता है कि दीदी मैं भी एक आधी कीमो चढ़वा लूं क्या, तो मेरे को भी अच्छे बाल आएंगे बाद में। मैंने कहा पागल है क्या, ऐसे कुछ बोलना नहीं है कभी भी, शुभ शुभ बोल ऐसे करके, ऐसे मजाक काफी चलता रहता था हमारा। तो ऐसे है। तो आप ये पॉजिटिव एटीट्यूड, हंसी मजाक, जी ह्यूमर, जी कला का आनंद लेना, जी इस सब चीजों के सहारे हाँ। आपकी ये 18 साल गुजरे। तो आपको लगता है कि इन चीजों की आपको इस प्रवास में, इस सफर में बहुत मदद हुई? हाँ, काफी मदद हुई। और सबसे ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो शौक है या हम जो चाहते हैं, या कला है कोई भी हो, पेंटिंग हो, गाना हो, डांस हो, तो उसमें भी हमने ज्यादा से ज्यादा वक्त देना चाहिए। उससे हम अपने आप को भी अच्छे से ये कर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं उसमें से। और विचार मन में नहीं आते, निगेटिव विचार नहीं आते। मुझे जैसे एम्ब्रॉयडरी का बहुत शौक था, हैंड एम्ब्रॉयडरी, जो मैं कॉलेज के जमाने में करती थी काफी। बाद में छूट गई क्योंकि बच्चे छोटे थे, इतना टाइम भी नहीं मिलता था, लेकिन मैंने वो शुरू किया फिर। और उसमें मुझे वो इतना आनंद मिलने लग गया कि मेरे बच्चों के लिए, मेरे रिलेटिव में किसी का बर्थडे होता था तो मैं ऐसे 5-6 कुर्ते के पीस ला के रखते, छपाई करके लेके आती थी, रेशम लेके आती थी, और रोज कम से कम 1-1.5 घंटा तो भी मैं वो करती थी। तो हो सकता है ये कोई आर्ट थेरेपी, मेडिटेशन ऐसा कुछ हो? हाँ, कोई आप भी। म्यूजिक सुनती थी, जी, एम्ब्रॉयडरी करती थी, बिल्कुल तो ये एक बिल्कुल। प्रकार का शायद मेडिटेशन हाँ, ये है। मेडिटेशन का ही एक कह सकते हैं कि ये एक प्रकार हो सकता है कि उसमें आपका ध्यान पूरा उसी में चला जाता है। यानी जैसे हम ध्यान धारणा करते हैं तो हमको आजू बाजू आगे की दुनिया कुछ दिखती नहीं है, सिर्फ हमको ध्यान दिखता है। ये सामने वही व्यक्ति दिखती है जिसके हम सोचते हैं। वैसे ही ये कला है, ऐसा मुझे लगता है कि आदमी को यदि इसमें से सबसे बाहर निकलना हो तो एक कला को आप जरूर अपने ये करना चाहिए, परस्यू करना चाहिए, तो उससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है उससे। तो मिसेस गद्रे, हम हमारे दर्शकों को बताइए कि ऐसी बीमारी हो या और कोई संकट हो तो उससे निकलने के लिए आप कुछ उनको संक्षिप्त में कुछ टिप दे सकती हैं? जी हाँ, जैसे कि मैं खुद, मेरा बिजनेस था, केटरिंग का बिजनेस था, और मैं ऑर्डर्स वगैरह लेती थी। मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है, अलग अलग डिशेज बनाने का शौक है। तो धीरे धीरे हम, मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पहले कुछ मिलता नहीं था, बहुत जाके लंबे होटल में जाके या कहीं दुकान में जाके लोगों को कुछ लगता था लेना पड़ता था। और बैचलर्स काफी रहते थे, काफी स्टूडेंट हमारे आजू बाजू रहते, तो मेरे दिमाग में आया कि अब क्यों नहीं हम ही खुद घर का खाना बच्चों के लिए बनाए और उनको दें। तो वो काफी लोगों को पसंद आया खाना, तो धीरे धीरे वो बिजनेस भी बढ़ाया, और बाहर के आउटडोर कैटरिंग के भी मैं ऑर्डर लेने लगी। 100 लोगों तक के भी मैं ऑर्डर लेती थी, और हमारी एक टीम थी, 4-5 मेरे साथ लेडीज थी। तो हम लोग वहाँ छोटे फंक्शन के लिए सब अरेंज करते थे, बिल्कुल टेबल कुर्सी से लेके वेटर्स तक सब करते थे हम लोग, वो मैं करती थी। तो मेरा कहना यही है कि ये बीमारी यदि हो भी गई, उस वो तो चलता रहेगा, इलाज होगा, हम हमारी जिंदगी वापस नॉर्मल पे आएगी। तो हमारे जो शौक है वो कंटिन्यू रखना चाहिए, उसमें कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए, और कोई भी अपराधी भावना कि मुझे क्यों हुआ या मैं क्यों ऐसी हो गई हूँ, या ये कुछ चीजें अपने दिमाग में नहीं आनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये इच्छा शक्ति ही आपको सब में से बाहर निकालती है और आपकी जिंदगी सामान्य पहले जैसी बना सकती है। तो ये थी आज की हमारी मिरेकुलस पेशेंट मिसेस पल्लवी गद्रे। आप यहाँ आई और हमारे दर्शकों को इतनी जानकारी दी, इसके लिए आपके बड़े बड़े धन्यवाद। धन्यवाद।